हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड ऑप्टिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तरंगों का अध्यारोपण या अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज इंटरफेरेंस, जो कि हमारी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है इंटरफेरेंस व्यतिकरण, इस जिसके बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो व्यतिकरण होता क्या है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या है? व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन superimpose over each other, the intensity of light is redistributed in space. This phenomena is defined as interference of light. जब कोई भी दो कोहेरेंट लाइट सोर्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो वो आपस में क्या होता है, सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब कि हर पार्ट जो होता है वेव का वो एकदम ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में जो इंटेंसिटी है वो कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम आती है और कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम आती है। तो उस वक्त जो इंटेंसिटी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है स्पेस में, और इसी फिनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, व्यतिकरण क्या होता है? जब दो कला संबद्ध स्रोतों से तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, और यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो जब दो कला संबद्ध स्रोतों से मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी के जो सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज हों और उनसे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जो वेव हो उनका सुपरपोजिशन हो रहा हो, तो उससे इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम कुछ पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी, और यही जो घटना है वो व्यतिकरण कहलाती है। हमने लास्ट जो एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी के लिए, तीव्रता के लिए जो कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इंटरफेरेंस को भी उसी से ही शो करेंगे। तो हमने जो लास्ट हमने इक्वेशन शो करी थी वो करी थी I is equal to I1 plus I2 plus twice of under root I1 I2 cos k डेल्टा। तो ये जो इक्वेशन है I is equal to I1 plus I2 plus twice of अंडर रूट I1 I2 cos के डेल्टा, ये जो इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, जो परिणामी तरंग का जो तीव्रता है उसको शो करती है। इसी से हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या होता है, दो तरीके के इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। वो किस पे डिपेंड करता है कि संपोषी होगा या विनाशी होगा? वो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपका जो कलांतर है वो किस तरह का है, या पथांतर है वो किस तरह का, मतलब फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, संपोषी व्यतिकरण है। जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम आती है उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण है। तो पढ़ते हैं आगे कि व्यतिकरण कितने तरीके के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे कि हिंदी में संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे कि विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जब दो या दो से अधिक जो तरंगे हैं वो एक दूसरे पे इस तरह से अध्यारोपित हों कि उनकी जो मान लीजिए ये दो, एक वेव ये है, ठीक है, एक साइकिल की ये वेव है, एक ये कंप्लीट वेव है, और एक दूसरी वेव ये है। यहाँ इसी के नीचे बना देते हैं, ठीक है। इस तरह की मान लीजिए एक वेव ये है, फर्स्ट ये है और सेकंड वेव है। अगर दो ही वेव की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मतलब है कि ऐसी कंडीशन हो जबकि दोनों वेव्स इस तरह से ओवरलैप हो, इस तरह से अध्यारोपित हो कि दोनों का जो ये वेव का जो पार्ट है जिसे कि क्रेस्ट कहा जाता है और इसे जो कि ट्रफ कहा जाता है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो। इट मीन्स क्रेस्ट क्रेस्ट पे आए और जो ट्रफ है वो ट्रफ पे आए। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएंगी, या हम श्रृंग और नाद कहते हैं हिंदी में। श्रृंग श्रृंग पर आए और नाद नाद पर आए तो हम कहेंगे इस तरह का जो व्यतिकरण है वो संपोषी व्यतिकरण है, या इस तरह से जो अध्यारोपण अगर हो रहा है तो जो व्यतिकरण जो मिल रहा है वो संपोषी व्यतिकरण मिल रहा है। और अगर दूसरी तरह की बात करें कि ऐसा अगर हो कि मान लीजिए ये दूसरा कंडीशन है कि पहले का क्रस्ट
दूसरे के ट्रफ पे हो और दूसरे का फर्स्ट का ट्रफ सेकंड के क्रस्ट पे हो, मतलब अपोजिट इस तरह का हो। क्रस्ट फर्स्ट वेव का दूसरे के ट्रफ पर आए और सेकंड का ट्रफ फर्स्ट का ट्रफ सेकंड के क्रस्ट पर आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या जिसे कि कहेंगे विनाशी व्यतिकरण होगा। ऐसी कंडीशन में जो सुपर इम्पोज हो रही हैं वेव्स, वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल आउट करेंगी और एक दूसरे के डिस्टर्बेंस को कैंसिल आउट करेंगी, और जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। तो इस तरह जब इस तरह का अगर इंसिडेंट हो, जब वेव्स जो है इस तरह से ओवरलैप करें, इस कंडीशन से ओवरलैप करें, तो हम कहेंगे कि ये इस तरह का जो ओवरलैपिंग है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करता है, विनाशी व्यतिकरण इससे हमें मिलता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब किसी भी बिंदु पर अगर दोनों स्रोत से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है कि उनके जो बीच में जो पथांतर है, पाथ डिफरेंस है, वो पर्टिकुलर किसी एन वैल्यू के बराबर होगा, तब उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए। उस कंडीशन में हम करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सो केस फर्स्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। जब किसी बिंदु पर दोनों स्रोतों से चलने वाली प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर एन लैम्डा हो, मतलब जब दो वेव्स जो आ रही हैं उनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस, इसे हिंदी में इंग्लिश में पाथ डिफरेंस बोलते हैं पथांतर को, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है, जहां एन की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, मतलब इंटीजर ही है, तो इस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, अगर हम इसको एन लैम्डा के बराबर लिख दें पाथ डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस क्या है आपका x2 माइनस x1, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगी वो क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस 2 और अंडर रूट आई1 आई2। कैसे मिलेगी कि हमें पता है पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 है, उसको अगर एन लैम्डा के बराबर लिखेंगे तो कॉस के डेल्टा की जो वैल्यू है वो +1 आएगी। ठीक है, ऑब्वियस से +1 आएगी, एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो के डेल्टा की जो वैल्यू है वो +1 आएगी, और इस के डेल्टा की वैल्यू को, +1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 12th में पुट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो आएगी आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आई1 आई2। ये इक्वेशन हमारी 13 होगी। इन केस अगर हमारी दोनों जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता बराबर ही है, मतलब इफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स आर सेम, मतलब फर्स्ट और सेकंड बराबर है, तो मान लीजिए आई1 आई2 के बराबर है, तो हम इसे किसी नए डिनोट कर लेते हैं नए सिंबल से, आई नॉट के बराबर। तो आई1 आई2 बराबर है आई नॉट के, तो ये क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, I0 का I0 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I0, और ये भी ट्वाइस ऑफ I0, तो ये 4 ऑफ I0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो I मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, 4I0 के बराबर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब किसी बिंदु पर दोनों स्रोतों से चलने वाली प्रकाश की किरणों के मध्य पथांतर कितना होना चाहिए, 2n + 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, इतना होगा जब, मतलब ये कह सकते हैं हम कि इस कंडीशन में जब x2 माइनस x1 इसके बराबर होगा, तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम आएगी, और मिनिमम इंटेंसिटी आएगी तो हम कहेंगे ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 माइनस 2 अंडर रूट आई1 आई2। उस वाले से कितना डिफरेंस है, वहां प्लस था और यहाँ माइनस है। कैसे आएगा कि अगर x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा जो है 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा, मतलब n + हाफ बाय हाफ लैम्डा के बराबर होगा, जहाँ n की वैल्यू वही 0 1 2 है। तो इस कंडीशन में कॉस के डेल्टा की जो वैल्यू है -1 के बराबर आएगी, और कॉस के डेल्टा 1 -1 हो जाएगा, तो इक्वेशन 12 क्या हो जाएगी आपकी, आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 माइनस 2 अंडर रूट आई1। सो ये हो जाएगा आपका इतना, आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 माइनस 2 अंडर रूट आई1 आई2। और इस कंडीशन में भी सेम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में विनाशी व्यतिकरण में भी सेम चीज है। अगर मान लीजिए दोनों तीव्रताएं बराबर हों और उसे हम I0 से लिख दें, I1 और I2 दोनों अगर तरंगों की जो दोनों वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल हो, अगर तो I1 इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, और I मिनिमम कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर माइनस 2I0, ये प्लस 2I0 0 हो जाएगा, तो I मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है पूरे ही केस में, पूरी वेव्स में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम कितना जा रहा है 4I0, और मिनिमम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी पूरी इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन से हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं। ये है ग्राफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का।
इसमें हमने फेज डिफरेंस एक्स एक्सिस पे फेज डिफरेंस ले रखा है और मिड में हमने इंटेंसिटी ले रखी है। हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है 4I0 है और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है 0 है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 0 कब होगा कि पाथ डिफरेंस कितना है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मतलब कि विषम पाई का विषम संख्या से गुणज होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, और जब सम संख्या पर होगी पाई के सम संख्या पे गुणज होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। मतलब पाई पर है तो मिनिमम है, और फिर 2 पाई पे गया तो मैक्सिमम है, फिर 3 पाई पे 0 है, फिर 4 पाई पे मैक्सिमम है। दोनों बोथ साइड आइदर पॉजिटिव हम एक्सिस की तरफ चले या नेगेटिव एक्सिस के टुवर्ड्स हो, इंटेंसिटी इसी तरह से वेरी करेगी। या हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्योंकि हमें पता है एनर्जी ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है, और ऊर्जा का हमेशा स्थानांतरण होता है। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ट्रांसफर हो रही है, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, ना कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। और हम अगर एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो किसी भी चीज का एवरेज अगर लेना हो तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम का को डिवाइड कर दें 2 से, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, औसत तीव्रता क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम ओवर 2। और आई मैक्सिमम कितना आया था 4I0, आई मिनिमम 0 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2I0। तो एवरेज जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ I0 हो जाएगी। कितना है यहाँ पर, अगर हम कहें ये 4I0 है तो उसका हाफ कहीं यहाँ होगा, तो इसे हम कहेंगे ये 2I0 वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे औसत आपकी तीव्रता है। तो ये है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, या ग्राफिक से हम इसको शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। या कह सकते हैं कि एनर्जी क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहेगी, जो ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित ही रहती है। इस तरह से हम मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट्स को लेकर किसी जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है, एनर्जी का जो पैटर्न है, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ना इसी में रिलेशन देखते हैं, ऐसी कंडीशन जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था आर, और ए और बी जो कि इंडिविजुअल वेव्स के जो एम्पलीट्यूड थे उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। हमने इक्वेशन कैलकुलेट करी थी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस डेल होता है, जहाँ डेल की जो वैल्यू है के डेल्टा माइनस फाई है, जहाँ डेल्टा पाथ डिफरेंस और फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा पथांतर और फाई कलांतर है। अब अगर कंडीशन देखें फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, संपोषी व्यतिकरण की, तो क्योंकि कॉस संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, एन लेम्डा के बराबर होता है पार्ट डिफरेंस, तो जो कॉस डेल की वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, ठीक है, ये +1 आएगा। तो इस इक्वेशन में कॉस डेल +1 पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो आर स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या आर मैक्सिमम कितना रह जाएगा, ए प्लस बी, दोनों ही जो आयाम है इंडिविजुअल वेव्स के उनके योग के बराबर। और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होगा, दूसरी कंडीशन जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो जो पथांतर है वो n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और उस कंडीशन में कॉस डेल की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। और इस कंडीशन में -1 होगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए डिफरेंस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आर मिनिमम क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी आ जाएगा। तो ये तो है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड किस तरह से रहेगा। और इन्हीं को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर हम इनका रेशो देखें तो रेशो ऑफ इंटेंसिटीज क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हमें पता है आई किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, और आई मैक्सिमम की बात करें तो बराबर आर स्क्वायर मैक्सिमम का रेशो है, आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम का, तो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर मैक्सिमम ओवर आर स्क्वायर मिनिमम के। और आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल जो आयाम है, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी का रेशो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी का। अब इसमें भी मान लीजिए इन कंडीशन की अगर दोनों जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर है, इफ ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन, अगर दोनों आयाम बराबर है तो उस कंडीशन में क्या रह जाएगा, आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर बराबर है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओवर 0,
इट मीन्स ये जो कंडीशन आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। ऐसे केसेस में जब दोनों आयाम बराबर होंगे तो जो हमारा रेशियो इंटेंसिटी का वो इनफाइनाइट आ रहा है, इट मीन्स कि बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर हमें कोई भी अच्छा पैटर्न देखना है इंटरफेरेंस का कि उसमें कितना बढ़िया इंटरफेरेंस हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, तो वो तभी हो सकता है जबकि आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, या तो बराबर हो या लगभग बराबर। जितना ज्यादा आयाम में अंतर आता जाएगा तरंगों की, उतना ही इंटरफेरेंस पैटर्न डल होता जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।